एवरीवन। सो लास्ट वीडियोस में हम मैट्रिक्स प्रोटीन्स पढ़ रहे थे एंड कोलेजन जब हमने कवर कर लिया था। ओके, तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स प्रोटीन। जो हमारे सेल का जो मैट्रिक्स होता है उसमें कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन हमने पढ़ लिया, इलास्टिन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है स्किन, ब्लड वेसल्स और लंग्स में मिलता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, टिश्यू को हमारे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप अपनी स्किन को स्ट्रेच करते हो तो वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चल जाती है ना। तो वो इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, इलास्टिन प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये इलास्टिक के फाइबर्स बना लेते हैं। जैसे हमने कोलेजन के फाइबर देखे थे, ऐसे इलास्टिन क्या करते हैं, इलास्टिक के फाइबर बना लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रोफोबिक प्रोटीन होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि वाटर लविंग नहीं है ये। वाटर से इसको फोबिया है, सो इट इज हाइड्रोफोबिक प्रोटीन। इसमें ग्लाइसिन और प्रोलीन बहुत ज्यादा होते हैं, रिच इन ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। और ये ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं होता है। जैसे कि हमने कोलेजन में देखा था, वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन भी हो रहा था, लेकिन इलास्टिन में ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं होता, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इस पर अटैच नहीं होते हैं। इसके पास जो है सिर्फ हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन होता है, यानी कि प्रोलीन एंड लाइसिन का क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ट्रोपोइलास्टिन जो होता है इसका प्रिकर्सर होता है। जैसे हमने कोलेजन देखा था, पहले प्री कोलेजन की चेन बनी थी। ऐसे हमने पूरा उसका सिंथेसिस देखा था ना, कैसे प्री प्रो कोलेजन मिला था एंड कैसे उसका जो है पेप्टाइड ब्रेक होके एक फाइबर बना था। ऐसे ही पूरा इसकी प्रोसेसिंग भी होती है। इसमें याद रखना कि ट्रोपोइलास्टिन जो होता है वो क्या होता है, प्रिकर्सर होता है इलास्टिन का, जो कि मैट्रिक्स से बाहर जाता है। इज द प्रिकर्सर फॉर्म सिक्रेटेड इनटू द मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स में कहाँ जाता है, मैट्रिक्स में एंट्री करता है सेल के थ्रू। पहले ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये सब सेल में ही तो सिंथेसाइज हो रहा है। प्रोटीन कहाँ बनता है, सेल के अंदर ही तो बन रहे होते हैं ना, साइटोप्लाज्म में बन रहे होते हैं प्रोटीन। एंड उसके बाद जब प्रोटीन बन जाता है तो उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो सेल के बाहर भेजा जाता है, अगर उसका सेल के बाहर काम होता है तो। ऐसे ही जो इलास्टिन है वो ट्रोपोइलास्टिन के फॉर्म में बाहर जाता है मैट्रिक्स में। इलास्टिन प्रोटीन के पास दो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। इलास्टिन प्रोटीन कंटेन टू शॉर्ट सेगमेंट। पहला होता है इसके पास हाइड्रोफोबिक सेगमेंट, इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड करता है। दूसरा इसके पास एक एलिलीन एंड लाइसिन की रिच अल्फा हेलिकल सेगमेंट भी होता है। एलिलीन एंड लाइसिन रिच अल्फा हेलिकल सेगमेंट ये क्या करता है, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, आपस में क्रॉस लिंक करता है। तो दिस इज अबाउट द इलास्टिन। डोमिनेंट होता है ब्लड आर्टरीज में, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है ये, वहां पे हमको देखने को मिलेगा। जो हमारी अरोटा होती है उसका 50% ड्राई वेट जो है वो इसी की वजह से होता है, इलास्टिन की वजह से। सो 50% ड्राई वेट ऑफ अरोटा एंड डोमिनेंट इन ब्लड आर्टरीज, आर्टरीज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अरोटा क्या बिगेस्ट आर्टरी होती है हमारी, उसका 50% ड्राई वेट जो है ये इलास्टिन की वजह से ही होता है। सो याद रखना, कोई पूछे कि डोमिनेंट कौन सा प्रोटीन आपको मैट्रिक्स में मिलेगा ब्लड आर्टरीज में, दैट इज इलास्टिन। एंड इसका प्रिकर्सर फॉर्म याद रखना, ट्रोपोइलास्टिन। ओके, इलास्टिक के फाइबर के अंदर क्या क्या होता है, पहले तो इलास्टिन प्रोटीन ही होगा। इलास्टिन प्रोटीन होगा तभी तो उसके फाइबर बनेंगे ना, तो इलास्टिन प्रोटीन होता है। दूसरा हमारे पास होता है माइक्रो, इसके माइक्रो फाइब्रिल्स भी बनते हैं जो इसके कोर को क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। सो इलास्टिन का एक प्रोटीन का कोर होता है बीच में एंड उसके चारों तरफ माइक्रो फाइब्रिल बन जाते हैं। फाइब्रिलन जो होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो इलास्टिन से बाइंड करता है और ये इलास्टिक फाइबर बनाने में हेल्प करता है। सो फाइब्रिलिन भी किसमें इन्वॉल्व होता है, इलास्टिक फाइबर में ही इन्वॉल्व होता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती है इस प्रोटीन में, फाइब्रिलिन में, सो ये जो है मार्फन सिंड्रोम कॉज कर सकता है, ठीक है। सो म्यूटेशन अगर हो जाती है इस प्रोटीन के अंदर तो ये मार्फन सिंड्रोम कॉज कर सकता है, इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के। एंड इलास्टिन के बारे में याद रखना चाहिए, फाइब्रिन प्रोटीन इलास्टिक फाइबर से ही रिलेटेड होता है। एंड ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइब्रोनेक्टिन नेक्टिन से। देखो इनके बारे में ना हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने क्वेश्चंस आते हैं उतना टॉपिक हम इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको ये चीजें मेमोराइज होंगी कि हाँ हाँ ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलो अब हम तीसरा प्रोटीन देखते हैं। बस एक दिमाग में क्लैरिटी रखो, जब हम पढ़ते हैं ना ये याद होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि अब मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना, मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स जैसे मैंने बोला, तो तुरंत याद रखिए कि सेल के बाहर के हम मैट्रिक्स की बात करें। आप इमेजिन कर सकते हो सेल के बाहर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, वहां पे हम कोलेजन पढ़ चुके हैं, वहां पे हम इलास्टिन पढ़ चुके हैं, अब हम फाइब्रोनेक्टिन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फाइब्रोनेक्टिन जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट, ये भी ईसीएम प्रोटीन होता है।
जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है मैट्रिक्स के साथ। सेल को मैट्रिक्स के साथ जो अटैच करता है, याद रखना, दैट हेल्प सेल टू अटैच विद द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ भी अटैचमेंट होता है सेल का, वो उसमें फाइब्रोनेक्टिन इन्वॉल्व होता है। ये एक डाइमर होता है, और इसके, ये बिल्कुल आराम से सुनो क्योंकि इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक डाइमर होता है फाइब्रोनेक्टिन। इसके पास एक अल्फा और बीटा लार्ज सब यूनिट होती है अटैच बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। अल्फा बीटा की लार्ज सब यूनिट्स होती है, ठीक है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड होती है। तो डाइमर होता है फाइब्रोनेक्टिन, अल्फा बीटा की सब यूनिट्स होती है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड है। ह्यूमन के पास एक ही फाइब्रोनेक्टिन का जीन होता है, बट एक्सॉन 50 एक्सॉन्स हो सकते हैं। 50 एक्सॉन मतलब कॉर्डिंग रीजन, एक्सॉन माने कॉर्डिंग रीजन। तो जब आप अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करते हो ना, ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, जब हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करते हैं तो एक ही जीन के जो है डिफरेंट प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग प्रोटीन को कोड करते हैं, एंड उनका फंक्शन भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से। जो प्रोटीन के अंदर हम डाइवर्सिटी देखते हैं ना, कि प्रोटीन, इतने सारे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इतना जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं प्रोटीन्स के अंदर, वो इसी की वजह से आती है। एक ये भी इसमें पॉइंट होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट इसमें आपको याद रखना है कि फाइब्रोनेक्टिन का जीन सिर्फ एक ही होता है, 50 एक्सॉन्स होते हैं, एंड अलग अलग ट्रांसक्रिप्ट उसके बन जाते हैं प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ट्रांसक्रिप्ट मतलब जब एमआरएनए होता है, जब हम इंट्रॉन को रिमूव करते हैं जीन में से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन को जब हम रिमूव कर देंगे उस पे से, तब हम उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, स्प्लाइसिंग होता है बेसिकली इंट्रॉन्स को रिमूव करना। इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग पार्ट। तो ये सारी चीजें तो मोल बायो में हमने बेसिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि एक ही फाइब्रोनेक्टिन का जीन होता है, 50 एक्सॉन्स होते हैं, एंड अलग अलग ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस होते हैं बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। टाइप थर्ड फाइब्रोनेक्टिन जो है रिपीट्स बाइंड टू इंटीग्रिन। अब इंटीग्रिन से कौन बाइंड करता है, इंटीग्रिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना डिटेल में। सो जो टाइप थर्ड फाइब्रोनेक्टिन होता है, ये रिपीट, इसका रिपीट जो है वो इंटीग्रिन से बाइंड करता है। कंसिस्ट ऑफ 90 रेसिड्यू, और ये जो टाइप थर्ड फाइब्रोनेक्टिन होता है इसके अंदर 90 रेसिड्यूज होते हैं विद 15 अमाइनो एसिड इन ईच सब यूनिट। इसके पास इसके 90 रेसिड्यूज होते हैं एंड 15 अमाइनो एसिड होते हैं एक सब यूनिट के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से है। फाइब्रोनेक्टिन जो है, एक तो सॉल्युबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक इनसॉल्युबल फॉर्म में। सॉल्युबल फॉर्म आपको ब्लड में देखने को मिलेगी फाइब्रोनेक्टिन की, एंड जो इनसॉल्युबल फाइब्रल्स होते हैं, इनसॉल्युबल फाइब्रल्स के फॉर्म में, ये फाइब्रोनेक्टिन का डाइमर होता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड होता है। वही है इनसॉल्युबल फाइब्रल, मतलब वही जो उसका डाइमर अभी हमने पढ़ा ना, जो कि अल्फा बीटा चेन आपस में अटैच्ड होती है, तो वो उसका इनसॉल्युबल फॉर्म है। इसका सॉल्युबल फॉर्म भी होता है जो ब्लड के अंदर हमें देखने को मिलता है फाइब्रोनेक्टिन का। ठीक है, सो फाइब्रोनेक्टिन क्या है, एक ईसीएम प्रोटीन है जो सेल को मैट्रिक्स के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। दो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ही इसका जीन होता है, एंड जो टाइप थर्ड फाइब्रोनेक्टिन रिपीट है वो इंटीग्रिन से बाइंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फाइब्रोनेक्टिन से रिलेटेड। फाइब्रोनेक्टिन जो है वो इंटीग्रिन से बाइंड करता है आरजीडी मोटिफ के साथ। फाइब्रोनेक्टिन के पास एक मोटिव होता है। मोटिव बेसिकली सीक्वेंसेस होती हैं, जैसे ये आरजीडी लिखा हुआ है ना, ये अमाइनो एसिड के नाम है। अगर आपको अमाइनो एसिड के लेटर याद है, अल्फाबेट्स याद है जिनसे हम उनको डिनोट करते हैं, तो आपको पता होगा, आर माने आर्जिनिन, जी माने ग्लाइसिन, एंड डी माने एस्पार्टेट। सो ये तीन अमाइनो एसिड जो है, ये तीन अमाइनो एसिड का ऐसा एक सीक्वेंस होता है, मोटिव होता है किसके पास, फाइब्रोनेक्टिन के पास, जिसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, इंटीग्रिन। एंड इंटीग्रिन तब फाइब्रोनेक्टिन से बाइंड करता है अगर इंटीग्रिन को ये सीक्वेंस मिल गया तो। ठीक है, ये आई थिंक डायग्राम भी होगा, वेट, ये रहा। देखो, ये जो है इंटीग्रिन हो गया। ठीक है, ये इंटीग्रिन है, ये सॉरी, ये सेल है, ये इंटीग्रिन है, ब्लैक कलर से आप देख रहे हो। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हो ना, दिस इज फाइब्रोनेक्टिन। देखो, ये फाइब्रोनेक्टिन है। फाइब्रोनेक्टिन के पास आरजीडी सीक्वेंस होता है। इंटीग्रिन क्या करता है, इस आरजीडी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है फाइब्रोनेक्टिन के पास, एंड तब इससे बाइंड करता है फाइब्रोनेक्टिन से। सो इंटीग्रिन और फाइब्रोनेक्टिन का अटैचमेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही अटैच करते हैं। और जो आरजीडी मोटिव होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है, टाइप थर्ड रिपीट में। जो हमने फाइब्रोनेक्टिन के टाइप थर्ड फाइब्रोनेक्टिन देखे थे रिपीट्स, उनमें प्रेजेंट होता है ये आरजीडी सीक्वेंस, वो ही इंटीग्रिन से बाइंड करता है। तो इंटीग्रिन इंटरेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब पता है बहुत बार क्या होता है ना, अगर आप ये आरजीडी पेप्टाइड्स जो है, ये कमर्शियली एज अ एंटी क्लोटिंग फैक्टर यूज होता है। एंटी क्लोटिंग फैक्टर ये इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर आप क्लोटिंग का मैकेनिज्म पढ़ोगे, उसमें इंटीग्रिन और फाइब्रिनोजन जो होता है ना, उनके बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी होता है।
लेकिन अगर आप आरजीडी पेप्टाइड बाहर से डाल दोगे, सो आरजीडी पेप्टाइड अगर आप बाहर से दे रहे हो, कमर्शियली दे रहे हो, तो ये आरजीडी पेप्टाइड इंटीग्रिन पे जाके बाइंड करेंगे एंड इंटीग्रिन यहाँ पे लॉक हो जाएगा एंड इंटीग्रिन और फाइब्रिनोजन का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्लोट नहीं जम पाएगा, क्लोट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए एज अ एंटी क्लोटिंग फैक्टर भी हम आरजीडी पेप्टाइड को कमर्शियली यूज करते हैं। स्नेक वेनम जो होता है ना, उसके अंदर भी डिसइंटीग्रिन प्रेजेंट होता है, यानी कि आरजीडी कंटेनिंग एंटी क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं उनके पास भी, ठीक है। तो ये याद रखना। एंड ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको ये समझ में आया बस इसके फाइब्रोनेक्टिन के बारे में। ओके, अब हम आ जाते हैं बेसल लैमेला के बारे में। तो हमारा जो है मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन हमने देख लिए, कौन कौन से टाइप के थे याद हो तो। कोलेजन हमने देखा, देन हमने बी देखा, कौन सा था, इलास्टिन था, देन हमने फाइब्रोनेक्टिन देखा। सो दीज ऑल आर एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में जो प्रोटीन होते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन। अब बेसल लैमेला को भी थोड़ा सा जान लेते हैं, इसी में हम कवर कर लेते हैं बेसल लैमेला। बेसल लैमेला जो होता है ना, ये जितने भी एपिथेलियल सेल्स होती हैं और कुछ नॉन एपिथेलियल सेल्स भी होती है, उनके अंडरनीथ प्रेजेंट होता है। जैसे ये हमारी एपिथेलियम सेल हो गई, इसके नीचे ये रहा बेसल लैमेला। ये मसल की कोई सेल हो गई, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो ये बेसल लैमेला हो गया। सो अंडरनीथ प्रेजेंट होता है सेल्स के, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से आप याद रख सकते हो। और ये बहुत ही थिन फ्लेक्सिबल रीजन होता है, डिटरमाइन सेल की पोलैरिटी डिटरमाइन करता है, पोलर है नहीं है। और सेल की पोलैरिटी डिटरमाइन करता है, सेल सर्वाइवल को प्रमोट करता है, सेल माइग्रेशन को प्रमोट करता है, सेल सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं, माइग्रेट कर रहा है या नहीं। और ऑल्सो आयंस और वाटर को फिल्टर करने में भी काम आता है, ठीक है। जब आप किडनी को देखोगे ना, किडनी में हम जो बोमेंस कैप्सूल पढ़ते हैं, वहां पे भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है जो फिल्टरिंग में हेल्प करता है। तो इससे आप याद रखो कि फिल्टरिंग आयंस एंड वाटर में भी इन्वॉल्व होता है। इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके, एक होता है इसके अंदर लैमिनिन। देखो, अभी ना आप इसमें ऐसे कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, यार ये फाइब्रोनेक्टिन कहाँ है, ये कोलेजन कहाँ प्रेजेंट है, ये इंटीग्रिन कहाँ प्रेजेंट है। हम लास्ट में जो है इसका एक पूरा चार्ट बनाएंगे, मतलब एक पूरा एक ही पेज पे हम पूरा चार्ट बनाएंगे जिसपे हम और मतलब पूरा कवर करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ होती है, डायग्रामेटिकली उसको देखेंगे, ठीक है। तो वो आप टेंशन नहीं लो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना सिर्फ उस पे फोकस करो। एंड ये जो नोट्स हैं जस्ट लाइक लर्न देम प्रॉपरली, अच्छे से एकदम। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, पहला इसके अंदर आ जाता है लैमिनिन। लैमिनिन इसके अंदर होता है बेसल लैमिना के, ठीक है, ये मेन कंपोनेंट होता है बेसल लैमिना का। लैमिनिन 1 जो है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, अल्फा बीटा एंड गामा, जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। और ये एक फाइब्रस नेचर प्रोवाइड करता है लैमिनिन, ठीक है। तो ये हो गया एक पहला प्रोटीन। दूसरा इसके अंदर टाइप 4 कोलेजन होता है, आपने कोलेजन के टाइप देखोगे, वहां हमने टाइप 4 पढ़ा ही नहीं था। सो टाइप 4 कोलेजन जो है वो बेसल लैमेला में होता है, ये सेकंड मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है लैमिना का। ये क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक ऐसे नाइट्रोजन होता है, इसको हम एंटेक्टिन भी बोलते हैं नाइट्रोजन को, ये भी बेसल लैमेला में होता है। ये क्या करता है, जो ये टाइप 4 कोलेजन है ना, और जो पीछे हमने लैमिनिन पढ़ा है, इनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है नाइट्रोजन। और ये पर्लिगेन के साथ कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है। पर्लिगेन आपको याद होगा, जो हमने प्रोटियोग्लाइकेंस पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था पर्लिगेन, तो इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। सो बस आपको याद रखना है लैमिनिन, ठीक है। लैमिनिन के पास 3 सब यूनिट का मिलकर बना होता है, अल्फा बीटा गामा। एंड लैमिनिन के बाद टाइप 4 कोलेजन होता है एंड नाइट्रोजन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसल लैमेला। एंड ये ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो यू जस्ट हैव टू लर्न इट, ठीक है। लैमिनिन याद रखो, टाइप 4 कोलेजन एंड नाइट्रोजन ये सब बेसल लैमेला में होता है। बेसल लैमेला को हम बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है बोलते हैं, और ये जो है एपिथेलियल सेल्स या और अलग सेल्स के अंडरनीथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये देखो बेसल लैमेला के अंदर फाइब्रस प्रोटीन हो गए सबसे पहले, लैमिनिन, टाइप 4 कोलेजन, नाइट्रोजन। इसके बेसल लैमेला के पास एक पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, हेपेरिन होता है, हेपेरिन सल्फेट होता है ना, बी पॉलीसेकेराइड जीएजी भी होता है, हेपेरिन एंड हेपेरिन सल्फेट। और ये जो हो गया टाइप 18th कोलेजन भी इसके पास होता है, फाइब्रोनेक्टिन भी इसके पास होता है। सो इट हैज टू मेनी थिंग्स नो। हाँ, प्रोटियोग्लाइकेंस भी होता है, यानी कि जब पॉलीसेकेराइड के साथ प्रोटीन लग जाते हैं, जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जब इनके साथ क्या लग जाते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ जाते हैं,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकन। सो जैसे पर्लिकेन हो गया है ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो पर्लिकेन किस किस से मिलके बना हुआ है, ये आप मुझे बताओ। पर्लिकेन हम पढ़ चुके हैं, जो कि प्रोटियोग्लाइकन होता है। एंड कौन कौन से जीएजी से मिलके बना हुआ होता है, और बस ये याद रखना है, ठीक है। ये रहा पर्लिकेन। सो इसमें आपको ये याद रखना है, पर्लिकेन के पास एक तो प्रोटीन होता है, ठीक है, और प्रोटीन और किससे मिलके बना हुआ होता है, जीएजी, ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकन, या ये पॉलीसेकेराइड। तो प्रोटीन इसके अंदर कौन प्रोटीन होता है पर्लिकेन के अंदर, यहाँ पे जो कोर प्रोटीन पर्लिकेन के अंदर है वो ये कोलेजन वाला होता है, ठीक है। तो ये इसका कोर प्रोटीन हो गया। एंड हेपेरन सल्फेट जो है इसके पास जीएजी हो गया। तो ये क्या बन गया, प्रोटियोग्लाइकन। यानी कि एक इसके पास पॉलीसेकेराइड आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, एंड एक इसके पास प्रोटीन आ गया। तो ये एक इसका स्ट्रक्चर बन गया प्रोटियोग्लाइकन का। तो ये सारी चीजें बेसल लैमेला में होती है, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन, सो इस फ्लो चार्ट से आप इजिली रिमेंबर कर सकते हो। फाइब्रस प्रोटीन होता है पॉलीसेकेराइड, प्रोटियोग्लाइकन, एंड ये सब चीजें जो है इसके अंदर होती है। तो अभी जो है हम सेल कम्युनिकेशन जो है लास्ट लेक्चर बचा है बस इसका, तो ये पूरा हमने देख लिया इसका, ठीक है। बेसल लैमेला और कितने कितने मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। यस।